अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मशरिक़ वस्ता की दो अहम और इत्तेहादी खलीजी रियासतों के दरमियान यमन के मामले पर कशीदगी आज बढ़ गई थी। सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहादी अफवाज ने जनूबी यमन की मकला बंदरगाह पर मुत्तहदा अरब अमारात की एक शिप पर फ़िज़ाई हमला करते हुए उसमें मौजूद असलहा और गाड़ियाँ तबाह कर दी। सऊदी अरब और यमनी हुकूमत के मुताबिक ये सामान मुत्तहदा अरब अमारात यमन में अलहदगी पसंद ग्रुप्स की मदद के लिए भेज रहा था। सऊदी अरब ने मजीद कहा कि हमारी कौमी सलामती हमारे लिए एक सुर्ख लकीर है और हम इसका दिफा हर सूरत में करेंगे। सऊदी क़यादत की यह महदूद फ़ौजी कार्रवाई मकला पोर्ट पर हुई, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि यह हमला ख़ास तौर पर उस डॉक को निशाना बनाने के लिए किया गया जहां सामान उतारा गया था। जबकि यमन की सऊदी हिमायत याफ्ता सदारती क़यादत काउंसिल के सरबरा रशादुल अलीमी ने मुत्तहदा अरब अमारात को अलहदगी पसंद ग्रुप्स का हिमायती करार देते हुए न सिर्फ इसके साथ दिफाई मुआहदा मंसूख कर दिया, बल्कि यमन से मुत्तहदा अरब अमारात की फोर्सेस को 24 घंटों के अंदर निकलने का हुक्म भी दे दिया। सऊदी अरब ने भी यमनी हुकूमत के इस बयान को दोहराते हुए मुत्तहदा अरब अमारात से 24 घंटों के अंदर यमन से अपनी अफवाज को निकालने का मुतालबा कर दिया। ताहम मुत्तहदा अरब अमारात ने पहले इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की और कहा कि वो सऊदी अरब के बयान से मायूस और इस कार्रवाई से हैरान है, मगर अब से कुछ देर पहले मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने ऐलान कर दिया है कि वो यमन से अपने काउंटर टेररिज्म यूनिट्स को वापस बुला रहे हैं। इससे पहले आज यमन में मुत्तहदा अरब अमारात की शिप पर फ़िज़ाई हमले के बाद सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब ब्रदर मुल्क मुत्तहदा के इक़दामात पर अफसोस का इजहार करता है, जिनके तहत सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की फोर्सेस पर दबाव डाला गया ताकि वो हज़रमौत और अल महरा के सूबों में सऊदी अरब की जनूबी सरहदों के करीब फ़ौजी कार्रवाइयाँ करें। ये इक़दामात सऊदी अरब की कौमी सलामती समेत यमन और पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा समझे जाते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से उठाए गए ये इक़दामात निहायत ख़तरनाक हैं और ये इक़दामात यमन में तस्लीम शुदा हुकूमत की बहाली के लिए कायम इत्तिहाद के उन उसूलों से मुताबिकत नहीं रखते जिनकी बुनियाद पर यह इत्तिहाद कायम किया गया था, और यमन के लिए अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के इत्तिहाद के मकसद को भी पूरा नहीं करते। इस तनाजुर में सऊदी अरब इस बात पर जोर देता है कि उसकी कौमी सलामती को लाहक कोई भी ख़तरा एक रेड लाइन तस्वुर होगा और सऊदी अरब ऐसे किसी भी खतरे का मुकाबला करने और उसे नाकाम बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने से दरेग नहीं करेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के एलामिये में मज़ीद लिखा गया कि सऊदी अरब इस बात का भी अदा करता है कि वो यमन की सलामती, इस्तेहकाम और ख़ुद मुख्तारी के लिए पुरज़म है और यमन की सदारती क़यादत काउंसिल के सदर और यमनी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करता है। सऊदी अरब इस बात की भी तौसीक करता है कि जनूबी मसला एक जायज़ मसला है जिसकी तारीख़ी और समाजी पहलू हैं और इसके हल का वाहिद रास्ता यमन में एक जामे सियासी हल के तहत मुकालमा है, जिसमें सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल समेत तमाम यमनी फरीक शामिल हों। सऊदी अरब इस बात पर भी जोर देता है कि ब्रदर मुल्क मुत्तहदा अरब अमारात जमहूरिया यमन की इस दरख्वास्त को कबूल करे कि उसकी तमाम अफवाज 24 घंटों के अंदर यमन से निकल जाएं और यमन के अंदर किसी भी फरीक को हर किस्म की फौजी या माली मुआवनत बंद कर दे। सऊदी अरब को यह उम्मीद भी है कि मुत्तहदा अरब अमारात दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा, और आज ही इस सारी सूरत हाल पर मुत्तहदा अरब अमारात का बाज़ाब्ता रद्द अमल भी सामने आ गया था, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब और यमनी हुकूमत के इल्ज़ामात की सख्ती के साथ तरदीद कर दी। इस हवाले से मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात सऊदी अरब की तरफ से जारी करदा बयान और जमहूरिया यमन में जारी वाक़यात में मुत्तहदा अरब अमारात के किरदार से मुताल्लिक इस बयान की बुनियादी गलतियों पर गहरे अफसोस का इजहार करता है। मुत्तहदा अरब अमारात यमनी फरीक़ों के दरमियान कशीदगी में मुलव्विस होने की किसी भी कोशिश को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद करता है और किसी भी यमनी फरीक पर दबाव डालने या उन्हें फ़ौजी कार्रवाइयों की हिदायत करने के इल्ज़ामात की मजम्मत करता है जिससे सऊदी अरब की सलामती को ख़तरा हो या उसकी सरहदों को निशाना बनाया जाए। मुत्तहदा अरब अमारात सऊदी अरब की सलामती और इस्तेहकाम, उसकी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के मुकम्मल एहतराम और मुमलिकत या खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा बनने वाले किसी भी इक़दाम को मुस्तरद करने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का इरादा करता है। बयान में मज़ीद लिखा गया कि मुत्तहदा अरब अमारात इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना और तारीख़ी ताल्लुकात इलाक़ाई इस्तेहकाम की बुनियाद हैं और मुत्तहदा अरब अमारात सऊदी अरब के साथ मुकम्मल हम आहंगी बरकरार रखने का ख्वाहा है। मुत्तहदा अरब अमारात इस बात पर जोर देता है कि यमन के सूबों हज़रमौत और अल महरा में वाक़यात के आगाज़ से ही उसकी पोजीशन सऊदी अरब में अपने भाइयों के साथ हम आहंगी के साथ सूरत हाल पर काबू पाने,
कशीदगी में कमी और अफाम व तफहीम को आगे बढ़ाने के लिए रही है, जो सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में मुआविन साबित हो। इत्तेहादी अफवाज के फौजी तर्जुमान की जानिब से मकला पोर्ट पर फौजी ऑपरेशन के हवाले से जारी करदा बयान के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा यमनी तनाज़े को हवा देने से मुतालिक इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है और यह बयान इत्तिहाद के रुकन ममालिक से मुशावरत के बगैर जारी किया गया था। अमाराती वज़ारत ख़ारजा के बयान में मज़ीद लिखा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा इस बात की तस्दीक करती है कि ज़ेर बहस शिपमेंट में कोई हथियार नहीं था और जो गाड़ियाँ उतारी गई थीं वो किसी यमनी पार्टी के लिए नहीं थीं, बल्कि वो यमन में काम करने वाली मुत्तहिदा अरब अमारात की फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए भेजी गई थीं। और इस सिलसिले में गर्दिश करने वाले दावे शिपमेंट की असल नौइयत या मकसद की अक्कासी नहीं करते। बयान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने भी नोट किया है कि इन गाड़ियों के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान आला सतही हम आहंगी थी और ये मुआहदा हुआ था कि ये गाड़ियाँ बंदरगाह से नहीं निकलेंगी और इसी वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात मकला पोर्ट पर इन गाड़ियों को निशाना बनाए जाने पर हैरान है। वज़ारत ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात की मौजूदगी यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत की दावत पर और सऊदी अरब की क़यादत में अरब इत्तिहाद के फ्रेमवर्क के अंदर अमल में आई थी, जिसका मकसद यमन की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हुए उसकी कानूनी हैसियत की बहाली और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की हिमायत करना है। मुत्तहिदा अरब अमारात के बयान में यह भी लिखा कि ये पेशरफ्त इस बारे में जायज़ सवालात उठाती है कि उसके असरात से कैसे निपटा जाएगा, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में कि जब अलकायदा, हौसी बागियों और अख़वानुल मुस्लिमून समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों से वाबस्ता मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस और ख़तरात को मद्देनज़र रखते हुए आला तरीन सतह पर राब्ताकारी, तहम्मुल और दानिशमंदी की ज़रूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा इस बात की तौसीक़ करती है कि इस पेशरफ से जिम्मेदारी के साथ और इस अंदाज में निमटना चाहिए जो कशीदगी को बढ़ने से रोके और यमन में सियासी हल और बहरान के खात्मे के लिए ताउन करने में मदद फराहम करे। और इसके बाद आज कुछ देर पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने ऐलान कर दिया कि वो यमन से अपनी फोर्सेस को वापस बुला रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा के इस बयान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात 2015 से अरब इत्तिहाद के हिस्से के तौर पर यमन में बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत की हिमायत, दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी कोशिशों में ताउन और यमनी अवाम के लिए सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए सरगर्म रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इन मकासद के हुसूल में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमने नोट किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफ़वाज ने 2019 में यमन में अपना फ़ौजी वजूद ख़त्म कर दिया था, जब उन्होंने अपने मिशन को तयशुदा सरकारी फ्रेमवर्क के अंदर मुकम्मल कर लिया था और बाकी मौजूदगी सिर्फ खुसूसी अमले तक महदूद थी जो काउंटर टेररिज्म में बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स के साथ हम आहंगी के तहत काम कर रहे थे। हालिया हालात और काउंटर टेररिज्म मिशंस की हिफाजत और उन पर मुमकिना असरात के पेश नज़र हम ये ऐलान करते हैं कि यमन में बाकी काउंटर टेररिज्म अमले को अपनी रजामंदी से वापस बुला लिया गया है। वज़ारत दिफा ने इस बात की भी वजाहत की कि ये इकदाम मौजूदा मरहले की ज़रूरियात के जामे जायज़े और मुत्तहिदा अरब अमारात की खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के किरदार के मुताबिक किया गया है। सऊदी अरब और उसकी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत मुत्तहिदा अरब अमारात पर अलहदगी पसंद ग्रुप की हिमायत का इल्ज़ाम आयद कर रही थी, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात इन इल्ज़ामात की तरदीद कर रहा था। वाज़ेह है कि जनूबी यमन में इस माह के आगाज़ से ही कशीदगी बढ़ गई थी और इस हवाले से अल जज़ीरा के मुताबिक तकरीबन एक माह पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत याफ्ता सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी STC ने यमन में एक बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू कर दी थी और ये ग्रुप शुमाली और जनूबी यमन को दो अलग अलग ममालिक में तकसीम करना चाहता है। STC की मुसल्लह फोर्सेज ने बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेज और कबायली जंगजुओं को मारकर पीछे धकेल दिया था और तेल से मालामाल इलाकों हज़रमौत और अल-महरा का कंट्रोल हासिल कर लिया था। और दिसंबर के वक्त तक इस ग्रुप ने जनूबी सूबे अबैन में एक नई फौजी कार्रवाई का ऐलान करते हुए दावा किया था कि उसे मुल्क के जनूबी हिस्सों पर वसी कंट्रोल हासिल हो चुका है। और गुज़िश्ता हफ्ते STC ने बताया कि सऊदी अरब ने हज़रमौत के इलाके वादी नहाब में उसकी फोर्सेस के करीब वार्निंग एयर स्ट्राइक्स की हैं और उस वक्त सऊदी अरब ने खबरदार किया था कि अगर STC ने कब्जा किए गए इलाकों से इनखला ना किया तो मज़ीद फौजी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि माजी में यमन के शुमाल में हौसी बागियों के खिलाफ एक मुश्तरका मुहाज पर लड़ने वाले दोनों ममालिक या ग्रुप्स आपस में क्यों लड़ रहे हैं। इसमें नए ग्रुप सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का क्या किरदार है और वो जनूबी यमन में अपना कंट्रोल तेज़ी से कैसे बढ़ा रहा है। इस हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में लिखा है कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत के साथ मिलकर हौसी तहरीक के खिलाफ लड़ने वाले खलीजी इत्तिहाद का एक अहम हिस्सा रही है, जबकि हौसियों की बागी तहरीक यमन के दारुल हुकूमत सना और गुंजान आबादी वाले शुमाल मगरबी इलाकों पर काबिज है। वाज़ेह है कि यमन
जो सऊदी अरब और बहराए अहमर की एक अहम बहरी गुजरगाह के दरमियान वाक़ है। 1990 तक शुमाली और जनूबी रियासतों में मुनक़सिम रहा था। जनूबी यमन वाहिद कम्युनिस्ट अरब रियासत थी और 1986 में होने वाली खाना जंगी के बाद उसने शुमाली यमन के साथ इत्तेहाद पर इत्तफाक कर लिया था, मगर इत्तेहाद के बाद जब शुमाली यमन गालिब आ गया तो जनूबी यमन की मरकजी सियासी जमात ने अलहदगी की कोशिश की, जिसके नतीजे में 1994 में एक मुख्तसर जंग हुई जो सना में कायम शुमाली हुकूमत ने जीत ली थी। इसी दौरान 1990 की दहाई के आखिर में शुमाली यमन में होसी ग्रोह उभरा, जिसने हुकूमत के खिलाफ गोरीला जंगें शुरू कर दी, क्योंकि उसके नज़दीक ज़ैदी शिया फ़िरक़े को नज़रअंदाज किया जा रहा था और पीछे धकेला जा रहा था। 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद यमन की फ़ौज बिखर गई तो खलीजी ममालिक ने सना में एक अबूरी हुकूमत के साथ इक़्तिदार की मुंतकली की हिमायत की और एक नए वफाकी आइन पर मुज़ाकरात हुए, जिनकी होसियों और जनूबी अलहदगी पसंद गिरोहों दोनों ने मुखालफत की। होसियों ने 2014 के आखिर में सना पर कब्जा कर लिया और 2015 में अबूरी हुकूमत जनूब की जानिब फरार हो गई, जिसके बाद सऊदी क़यादत में खलीजी इत्तिहाद ने होसियों के खिलाफ उनकी हिमायत शुरू कर दी। फिर 2017 में जनूबी तहरीक के मुख्तलिफ मुतनाज़ गिरोहों पर मुश्तमिल सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल बन गई और उस वक्त इस काउंसिल ने कहा था कि फ़िलहाल उसका मकसद सिर्फ खुद मुख्तारी हासिल करना है और उसकी फौरी तरजीह होसियों के खिलाफ लड़ाई है। काउंसिल के मरकज़ में ताकतवर फौजी और सिक्योरिटी रहनुमाओं का एक नेटवर्क मौजूद है जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ गहरे ताल्लुकात रखते हैं और ये नेटवर्क 2015 में अदन से होसियों को निकालने की लड़ाई के दौरान उभरा था, मगर फिर सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यमन की सदारती काउंसिल में शामिल हो गई, जो यमन में बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत में सरबराह के फ़राइज़ अंजाम देने वाली बॉडी है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि जनूबी तहरीक ने ख़ित्ते, क़बाइल और नज़रियाती इख्तिलाफ़ात को किस हद तक पसे पुश्त डालकर मुश्तरका अहदाफ के गिर्द मुत्तहिद होने में कामयाबी हासिल की, जबकि इस हवाले से अल जज़ीरा के मुताबिक सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी STC इब्तिदा में सऊदी क़यादत वाले इत्तिहाद का हिस्सा थी, जो 2015 में यमन में होसियों के खिलाफ लड़ रही, लेकिन बाद में इस ग्रुप ने जनूबी यमन में खुद हुक्मरानी का रास्ता इख्तियार किया और 2022 के बाद से STC, जिसे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद हासिल रही है, सऊदी हिमायत याफ्ता पावर शेयरिंग के तहत होसी कंट्रोल्ड इलाकों के अलावा जनूबी इलाकों पर काबिज है। जबकि रॉयटर्स की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत 2015 के अवाइल में होसियों से फरार के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अदन में कायम रही, मगर इस दौरान इस हुकूमत ने ज़्यादातर सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से काम किया और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के मुताबिक इसके कब्जे के बाद यमनी हुकूमत के सरबराह रशादुल अलीमी और वज़ीर आज़म सलीम सालेह दोनों अदन छोड़कर रियाद चले गए थे। रशादुल अलीमी के मुताबिक STC के इक़दामात यानी यमनी हुकूमत की कानूनी हैसियत को नुकसान पहुँचाते हैं और पावर शेयरिंग मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है। ताहम यमनी हुकूमत पहले भी अपने इत्तिहाद में दरारों का सामना कर चुकी है, जैसा कि 2017 में STC के जंगजू यमनी हुकूमत के वफादारों से टकराए थे। इस सारी सूरत हाल में होसी बागी अब भी यमन के सबसे ज़्यादा आबादी वाले इलाकों, पहाड़ी सिलसिलों और बहरा अहमर के साहिल पर मजबूती से काबिज है। अगरचे वो बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत और STC दोनों के सख्त दुश्मन हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से वहाँ लड़ाई कम रही है और ये वाज़ेह नहीं है कि जनूबी इलाकों में हासिल शुदा पेशरफ इस सूरत हाल को बदल पाएगी या नहीं। होसी ईरान के हामी हैं जो उन्हें फ़ौजी तरबियत और साजो सामान फराहम करता रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2015 में सऊदी क़यादत में कायम इत्तिहाद में शमूलियत इख्तियार की थी और जनूब में फ़ौजी सरगर्मी में हिस्सा लिया था, जहाँ उसने जनूबी गिरोह की हिमायत की थी और इसी दौरान दोनों खलीजी रियासतों के दरमियान कशीदगी के आसार नज़र आए थे। सारी सूरत हाल पर आलमी बरादरी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर देती रही। ऐसे में ये मामला पाकिस्तान के लिए भी निहायत अहमियत का हामिल था और है, क्योंकि पाकिस्तान के दोनों अहम खलीजी ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा भी तय पाया, जिसके तहत एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दूसरे मुल्क के खिलाफ जारियत समझा जाएगा। ऐसे में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ज़ाती दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रहीम यार खान में उनसे मुलाकात की। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात तारड़ भी मौजूद थे। इसी दौरान ये खबर भी सामने आई कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज़ सैयद की खबर के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। इस दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को नए साल की मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तान सऊदी अरब दो तरफ़ा ताल्लुकात की मस्बत सिमत पर इत्मीनान का इज़हार किया और इस दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा भी किया।
इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर कामरान बुखारी साहब। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज सऊदी अरब की तरफ से बयान आना, फिर मुत्तहिदा अरब अमारात का जवाब देना और फिर उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा का ये ऐलान कि वो यमन से अपनी काउंटर टेररिज्म यूनिट्स को वापस बुला रहे हैं, आपके ख्याल में मसला हल हो गया, नहीं हुआ, और ये मसला क्या इस हद तक जाएगा, ये सरप्राइजिंग था आपके लिए? देखिए, कुछ थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग था लेकिन ज़्यादा नहीं था। देखिए, फिल वक्त तो ये मामला टल गया है। देव किक द कैन डाउन द रोड, और कोई चॉइस नहीं थी। जब जो है उन्होंने एयर स्ट्राइक की सऊदी अरब ने, तो फिर क्या मुत्तहिदा अरब अमारात क्या करता, मतलब जवाबी कार्रवाई करता? वो तो नहीं कर सकते और ना वो करना चाहते हैं। मैं कहने का मकसद ये है कि सऊदी अरब और यूएई ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, लेकिन उनके जो इनफरादी मफादात हैं वो आपस में डिवर्ज कर रहे हैं यमन के हवाले से। तो यमन को अगर आप देखें तो यमन का बॉर्डर लगता है सऊदी अरब के साथ। 3 सूबे जो हैं वहाँ हूतियों की का कब्जा है। यानी अगर आप जो है वो जनूब मगरिब के तरफ चले जाएं सऊदी अरब के, तो वो 3 जो सूबे हैं, हज्जा, सादा और अलजूफ, जो हैं वो तो जो है हूतियों के पास हैं। अब जो बाकी 2 बचे थे वो जो है ये जो जनूबी सेसेशनिस्ट हैं, एसडीसी जो ग्रुप है, उसके हाथ आ गया। तो पूरे का पूरा बॉर्डर इनसिक्योर हो गया ना सऊदी अरब का। जबकि इसके बरक्स जो मुत्तहिदा अरब अमारात का मौक़िफ़ है वो ये है कि उनका तो बॉर्डर नहीं लगता, और वो तो उनका ये है कि भाई हम तो मतलब यहाँ तो कोई रियासत है नहीं, तो ग्रुप्स के साथ आप काम कर सकते हैं। तो अगर हूतियों को, इस्लामिस्ट को और जिहादिस्ट को आपने शिकस्त देनी है यमन में, तो आपको एसटीसी का साथ देना पड़ेगा। ये है मौक़िफ़ मुत्तहिदा अरब अमारात का, और ये बड़े अरसे से चला आ रहा था। लेकिन अब मामला कुछ ऐसा हो गया कि जब उन्होंने कहा जी कि हम अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं और सूबों पे कब्जा हो गया, तो फिर नागुज़ीर हो गया था कि सऊदी अरब जो है वो रास्ता इख्तियार करे जो वो नहीं करना चाह रहा था। सब, और ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है दोनों बहुत बड़े इत्तेहादी हैं अमेरिका के। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो आगे बढ़कर ज़ाहिर इसराइल को तस्लीम भी कर लिया है। अब ट्रंप ने ये कह रहे हैं कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स को बढ़ाना चाहते हैं। इस पूरी सूरत हाल में आप कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को, या फिर ये बिल्कुल एक अलग मामला है अमेरिका में, या ट्रंप के जो मकासद है वो एक अलग मामला है? देखिए, बिल्कुल जुड़े हुए हैं ये सारे के सारे, ये बहुत सारे मामलात हैं। और फिर वो इज़राइल का सोमाली लैंड को तस्लीम कर देना, वो भी इस बड़े जो है ना पज़ल का एक छोटा सा हिस्सा है। देखें, अमरीकी मौक़िफ़ ये है कि अब हम हैवी लिफ्टिंग नहीं करना चाह रहे किसी खित्ते के अंदर भी, और मशरिक़ वस्ता में हम चाहते हैं कि जो यहाँ के जो इलाकाई प्लेयर्स हैं वो आपस में मिल के तो एक नया रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कायम करें, और उसकी हम हिमायत करेंगे। ये अमेरिका का मौक़िफ़ है। अब अगर अमेरिका ये करने चला है, और अगर आपने अभी रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पढ़ी है जो शाया हुई थी, और फिर उस पर मेरा एक मजमून भी आया था फोर्ब्स के अंदर, कि अमेरिका चाहता है कि ये सारे आपस में मिल के काम करें, इसीलिए अब्राहम अकॉर्ड। अब अगर इस असना में जो इज़राइल और सऊदी अरब तो नहीं मिल बैठ पा रहे, कल भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका हवाला दिया अपनी तकरीर के दौरान, अपने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, जब वो इजरायली वज़ीर आज़म के साथ खड़े हुए थे। तो ऐसे असना में अगर सऊदी अरब और यूएई भी इस तरह जो है ना भिड़ना शुरू हो जाएं, झगड़ना शुरू हो जाएं, तो ये अमरीकी मफादात के खिलाफ है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ अमरीका का यही कहना होगा दोनों को कि गाइस नॉक इट ऑफ। और क्योंकि ज़ाहिर मुत्तहिदा अरब अमारात तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को लेकर, जो वहाँ इन्वेस्टमेंट होती है वो कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने की कोशिश करता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि ये बात वाकई ख़त्म हो गई है? नहीं, ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि देखें ये अगर वहाँ से जो मतलब क्या था, मतलब प्रेजेंस क्या थी ये मुत्तहिदा अरब अमारात की, कोई बहुत बड़ी फ़ौज तो है नहीं, 50,000 के करीब उनकी नफरी है उनकी आर्मी की। तो उसमें से कुछ एडवाइज़र वहाँ बैठे हुए होंगे, ज़्यादातर तो वो जो एसटीसी ग्रुप है, जो प्रॉक्सी है उनका, उसको जो है ना पैसे देते हैं और उनको जो है हथियार फराहम करते हैं। तो वो उनके बिहाफ पे वो उनका प्रॉक्सी है जो उस मैदान में लड़ता है। तो वो तो नहीं जा रहा ना कहीं पे, तो इन्होंने अपने एडवाइज़र विड्रॉ कर लिए, लेकिन वो ताल्लुक तो ख़त्म नहीं हुआ। और फिर ये यहाँ तक महदूद नहीं है। देखिए, सूडान के अंदर भी सऊदी अरब जो हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात, वो जो वहाँ की जो तनाज़ा है उसके 2 ऑपोजिट साइड्स पे हैं। जो हुकूमत है, जो अपना फ़ौजी हुकूमत है, उसका साथ सऊदी अरब दे रहा है, और जो वो अपना रैपिड फोर्स है, जो कि रेबल फोर्स है फ़ौज की, उसको जो है ना मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो दिस इज़ अ बिगर इशू, दिस इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू येमन। ये देखें, दुनिया जो है वो अनएंकर्ड है और अमेरिका एडजस्ट कर रहा है। इसका असर जो है हर खित्ते पे पड़ रहा है। हम यूरोप और यूक्रेन में भी देख रहे हैं, चीन और वेस्टर्न पैसिफिक ईस्ट एशिया में भी देख रहे हैं, मशरिक़ वस्ता के अंदर जो है अब तमाम प्लेयर्स को ये पता है कि अमेरिका जो है वो
यहाँ की सिक्योरिटी के लिए इतना काम नहीं करेगा, तो वो उस जो खला है उसको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है आपस में जो है ना कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। और सब और पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा, अब जो ये मामला हुआ, वज़ीर आज़म सरबराह से मिले मुत्तहद अरब अमारात के जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने बात की सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से। पाकिस्तान की बहुत सारी वर्क फोर्स है जो दोनों ममालिक में ही काम करती है, दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात, कोई इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान के इस सारे मामले में? जी बिल्कुल है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो यह है कि जैसे आपने फरमाया दोनों मुल्कों के साथ गहरे ताल्लुकात हैं, तो दोनों मुल्क अगर आपके दो दोस्त हैं और वो आपस में लड़ पड़ते हैं तो फिर आपको नेविगेट करना पड़ता है। पाकिस्तान का और इस हुकूमत का यही हाल है इस वक्त। और फिर यह है कि पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है कि अगर जो है ये जो एक तनाज़ा चल रहा है मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान, तो उसके बीच में आ जाए, फंस जाए, पिस जाए। तो ये इसके इम्प्लीकेशंस बिल्कुल हैं। बहुत शुक्रिया कामरुल बुखारी साहब ने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम डेवलपमेंट है उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ में एक ग्रुप है जो ये समझता है कि मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, जबकि दूसरे ग्रुप का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात से ही मसाइल हल हो सकते हैं। और आज तहरीक इंसाफ में मज़ीद इख्तिलाफ सामने आ गया है। आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि तहरीक जिस शिद्दत से भी चले मुज़ाकरात का कोई नेमुल बदल नहीं, मुज़ाकरात इस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे जो हालात का तकाजा है। साथ ही बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि आज हक़ात की भीख मांग रहे हैं, इसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। हर ट्यूसडे को मैं यहाँ आ जाता हूँ और अपने टाइम का इंतज़ार करके फिर वापस जाता हूँ। अफसोस होता है कि मुलाकात नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है कि हर मरतबा हम यहाँ से मायूस होकर वापस जाते हैं। बहुत हो गया है। तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले और जिस तरीके से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हालात की शिद्दत का तकाजा जो करता है उसके हिसाब से मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। साथ ही अडियाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात का कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा। मुज़ाकरात तब होते हैं जब आप कुछ बुनियादी उसूलों को मानते हैं। हवा में मुज़ाकरात की बात करना बेमानी है। मुज़ाकरात का मुझे तो इस वक्त कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा। मुज़ाकरात तब होते हैं जब आपको कुछ बुनियादी उसूलों को मानते हैं। ये कहना कि आओ बैठो, देखो, चाय पियो, बिस्किट खाओ, कुछ ना कुछ निकल आएगा, ये कोई मजाक नहीं है। ऐसी हवा में मुज़ाकरात की बात करना बेमानी बात है। साथ ही इमरान खान से मुलाकातों के मामले पर भी इख्तिलाफ सामने आ रहा है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि आज हम जो मुलाकात की भीख मांग रहे हैं, इसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। साथ ही तहरीक इंसाफ की सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि पार्लिमानी पार्टी वज़ीर आला साहब, हमें यहाँ तक कि खान साहब को भी कहा गया कि सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल कहता है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र के बजाय अगर सिर्फ सलमान अकरम राजा मुलाकातियों की लिस्ट भिजवाएंगे तो ही मुलाकात होगी। तो इसलिए खान साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा लिस्ट भेजें, लेकिन तब से अब तक 6 हफ्ते गुजर गए। खान साहब के साथ साथ बुशरा बीबी की भी मुलाकात बंद हो गई है। आज हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं, इसमें यकीनन दूसरों के साथ साथ हमारे अपनों का भी हाथ है। खान साहब के बताए गए डिसिप्लिन की वजह से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन अगर हालात यही रहे तो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। आज भी मुलाकात का दिन होने के बावजूद इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि मुज़ाकरात के मामले पर भी कोई पेशरफ सामने नहीं आई। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहब वज़ीर मंसूर अली खान साहब। मुझसे बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब आए, आपकी भी उनसे लाहौर में मुलाकात हुई, आपने उनसे सवालात भी किए। वो कह रहे हैं कि मुज़ाहमत से ही मुफाहमत का रास्ता निकलेगा। मरियम नवाज़ कहती थी कि मुज़ाहमत होगी तो ही मुफाहमत होगी। उनकी बात तो दुरुस्त साबित हुई, मगर जिस डायरेक्शन में सुहेल आफरीदी साहब जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वही मकसद हासिल कर पाएंगे जो हालात वाक़यात आप देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका। देखिए मेरे ख्याल में सुहेल आफरीदी साहब जो ये लाहौर का 3 दिन का जो उनका विजिट था, ये मेरे ख्याल में लाहौर की पिच रिपोर्ट देखने के लिए आए थे कि यहाँ पे जोश व वलवला कैसा है, पार्टी की तंजीम साजी कैसी है, क्या वर्कर निकलेगा बाहर नहीं निकलेगा। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खास तौर पे लिबर्टी चौक के ऊपर जहां वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, कॉल दी हुई थी कि जनाब सारे लिबर्टी चौक के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, वहां पे 1000 आदमी भी वहां पे इकट्ठा नहीं हो सका। अब ये जो मज़ामत होगी तो मफामत होगी,
जाहिर बात है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी स्ट्रीट पावर जो है वो आप दिखा सके कि कितने लोगों को आप निकाल सकते हैं। अभी तक की जो सूरत हाल है पंजाब के हवाले से, वो मेरे ख्याल में सुहेल आफरीदी साहब इसको असेस करने जो आए थे, वो कोई इतनी हौसला अफजा रिपोर्ट नहीं आई है। अब जाहिर बात है कराची का विजिट भी प्लान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दोबारा भी हम लाहौर आएंगे, लेकिन उसके बाद इसी विजिट के फौरन बाद आलिया हमजा साहिबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत सख्त फैसले जो है लेने लगी हूँ लोगों को अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। मैंने अब तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं की, लेकिन अब मैं करने लगी हूँ। और उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि पार्टी डिसऑर्गेनाइज है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पंजाब के अंदर तो हेडलेस चल रही है। आलिया हमजा साहिबा जो है वो अंडरग्राउंड है, हमाद अज़हर साहब आपको नजर नहीं आते, बाकी सारी लीडरशिप कोट लखपत जेल के अंदर है। जब तक आप एक्चुअली स्ट्रीट पावर अपनी शो नहीं करेंगे, मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आपका पलड़ा जो है वो ठीक नहीं होगा। सुहेल आफरीदी साहब से एक्चुअली गुफ्तगू में उनसे पूछा गया था कि जी ये जो आप स्ट्रीट एजुटेशन की बात कर रहे हैं, ये कॉल कब आएगी, क्या आपने कोई डेट आपने ज़हन में रखी हुई है? उन्होंने हमारे साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया और उसकी वजह यही थी क्योंकि उन्हें भी इस बात का शक था कि हम जो क्राउड नंबर निकालना चाह रहे हैं वो नहीं निकल रहा, और अगर जो वो नहीं निकलेगा तो ऑब्वियसली मुज़ाकरात की मेज के ऊपर हमें जो पोजीशन चाहिए वो हमें नहीं मिल सकेगी। तो ये क्राउड का ना निकलना, इसकी वजह खुद तहरीक इंसाफ का डिसऑर्गेनाइज होना है, हुकूमत या रियासती इदारों का क्रैकडाउन है, या खुद जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है या फिर सपोर्टर है उसका फटीग फैक्टर है, या उसका होपलेस होना है? मेरे ख्याल में शाहजेब आपने तीनों फैक्टर्स जो अभी मेंशन किए यही हैं, ये बिल्कुल करेक्ट फैक्टर्स हैं। उसके अंदर एक तो फटीग फैक्टर तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपने बार बार उन्हें यूटिलाइज किया है, और उसके बाद एंड में जाके गंडापुर साहब की जानिब से जो एहतजाज होते थे बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे जाके सारा शो जो है एकदम बंद कर दिया जाता था, जिस तरह आप किसी हॉल की लाइट्स बंद कर देते हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस जो है वहीं पर खत्म हो जाती थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक फटीग फैक्टर भी है। दूसरा जाहिर बात है बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर यहाँ पे समझता है कि अगर हम कहीं पे नजरों में आ गए, हमारे खिलाफ कोई मुकदमे वगैरह बन गए या हमारी फैमिली मेंबर्स के खिलाफ मुकदमे वगैरह बन गए तो हमारी मुश्किलात जो है वो बढ़ जाएंगी। इसीलिए भी मेरे ख्याल में वो बढ़ चढ़ के अब आगे नहीं आना चाहता। और तीसरी बात ये कि पीटीआई खुद भी बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ जो है, मिसाल के तौर पर आलिया हमजा साहिबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है पीटीआई पंजाब की, और सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अपने अंदर जो है ये ज़बान ज़द-ए-आम बात है कि दे डोंट गेट अलॉन्ग, आपस में बातचीत जो है वो वैसे नहीं होती है, एक दूसरे का कम्युनिकेशन गैप भी है, दोनों एक दूसरे को जो है वो कसूरवार ठहराते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में जो हाल है वो दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं इसका। तो जब इन तमाम फैक्टर्स को आप जब इकट्ठा करेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद सड़क के ऊपर आप नंबर्स तो नहीं निकाल सकते, और इसी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आज ये बयान दे दिया कि हम इसमें हमारे अपनों का भी बहुत कसूर है। और ये बड़ी बात है कि ज़ाहिर जब मुलाकात नहीं हो रही, पहले पार्टी सिर्फ हुकूमत को ब्लेम कर रही थी, इदारों को ब्लेम कर रही थी, अब अपने अंदर जब बात हो, यानी पंजाब के अलावा मरकज़ में भी जो लीडरशिप है उसके अंदर भी एक वाज़ेह इख्तिलाफ है। मशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा तो ज़ाहिर नाम लेकर पोस्ट करती हैं सोशल मीडिया पर सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब को क्या बताया गया था जिसकी वजह से उन्होंने ये टास्क सलमान अकरम राजा साहब को दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, जब उनसे बात करें ऑफ द रिकॉर्ड तो वो कहते हैं कि इतनी डायरेक्शनलेस पार्टी हमने नहीं देखी, इनके अपने लीडरशिप अपने सोशल मीडिया तक से खौफजदा होती है कि हम कुछ बोलेंगे कुछ कहेंगे तो हमारी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में पार्टी कोई दबाव डाल पाएगी हुकूमत पर, क्योंकि हुकूमत आगे से कह तो रही है मुज़ाकरात का, मगर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ जल्दी में नज़र आ रही हो कि इन्हें टेबल पर लेकर आए, वरना ऐसा ना हो कि हमारे लिए मसला बन जाए। देखिए शाहजेब साहब, आपके जो दो सवालात के जो जवाबात या आपकी मेरी जो डिस्कशन हुई है, ऑब्वियसली ये सारी इंफॉर्मेशन हुकूमत के पास भी है, उनको नजर आ रहा है कि पार्टी काफी डिसओरिएंटेड है। डायरेक्शनलेस के बजाय मैं कहूंगा कि ड्यूल डायरेक्शन है, मतलब एक गाड़ी की अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं, 2 पहिए लेफ्ट साइड पे जाना चाह रहे हैं, 2 पहिए राइट साइड पे जाना चाह रहे हैं। क्लियर कट जो पार्टी की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि अलीमा खान साहबा थ्रू सलमान अकरम राजा एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त कंट्रोल कर रही है, लेकिन जो इनका मुखालिफ धड़ा है, जब भी कोई खड़ा हुआ है, चाहे उसमें शेर अफजल मरवत हो, अली अमीन गंडापुर हो, इन सबको जो है वो साइडलाइन कर दिया गया। इनकी से अब खत्म हो चुकी है। आपको साबिक चीफ मिनिस्टर अब कहीं पे नजर नहीं आते। शेर अफजल मरवत साहब को तो पार्टी छोड़ना पड़ गई सिर्फ और सिर्फ अलीमा खान साहबा की वजह से। तो अब जब इतने बड़े नामों को एक्चुअली ये धचके लगे, जब उन्होंने अलीमा खान साहबा के सामने खड़े होने की कोशिश की, तो अब पार्टी के अंदर कोई कोशिश भी नहीं कर रहा कि इनसे डिसएग्री किया जाए। मैं खुद पार्टी के बहुत से सीनियर लीडर्स के बारे में जानता हूं जो एक्चुअली प्राइवेट सेटिंग्स के अंदर बैठ के कहते हैं कि अलीमा खान साहबा जिस तरह शो रन कर रही है, इस तरह पार्टी
पार्टी नहीं चलती, लेकिन जब पब्लिक डोमेन में जाते हैं तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब की बहन के खिलाफ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं कर सकता। और जब मैं बड़े नाम कहता हूं तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टॉप 4-5 नामों की बात कर रहा हूं, मैं सेकंड टियर लीडरशिप की बात नहीं कर रहा कि वो प्राइवेट सिटिंग्स के अंदर अलीमा खान साहिबा की मौजूदगी से या पॉलिसी स्टेटमेंट से ज्यादा खुश नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो सुहेल आफरीदी साहब थे, जब हमारी उनसे मुलाकात हुई इतवार को, तो उनसे सवाल किया गया कि अलीमा खान साहिबा तो मुज़ाकरात के हवाले से कहती हैं कि वो इमरान खान साहब के साथी नहीं होंगे जो मुज़ाकरात की बात करें, तो सुहेल आफरीदी साहब ने ये कह दिया तमाम जर्नलिस्ट के सामने कि अलीमा खान साहिबा जो है वो पार्टी पॉलिसी डिसाइड नहीं करती, शी कैन नॉट डिसाइड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, इमरान खान साहब सिर्फ करेंगे। तो वो फिर भी एक स्टेप आगे चले गए अलीमा खान साहिबा के हवाले से ये बात करने में। और मतलब क्योंकि आप मिले अभी सुहेल आफरीदी साहब से, जाहिर है वो एक डेडिकेटेड कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के और बहुत यंग एज में वजीर आला बने हैं, मगर अली अमीन गंडापुर भी बहुत डेडिकेटेड कारकुन थे और पहले उनके सपोर्टर भी और हामी यूट्यूबर्स भी उनकी जो डेडिकेशन है उसकी तारीफ़ें करते नजर आते थे। बट शिफ्ट बहुत तेज़ी से हुई, इतनी तेज़ी से शिफ्ट हुई कि बहुत ही जानिसार कारकुन से कॉम्प्रोमाइज़ का जो अली अमीन गंडापुर साहब का सफ़र था वो अचानक से तय हुआ। तो सुहेल आफरीदी साहब को ये तो पता ही है कि कैसे उनका सोशल मीडिया बदलता है, जिसको वो बहुत बड़ी स्टैब्लिशमेंट कह रहे हैं, कैसे उसके तोपों के रुख बदल जाते हैं। तो वो प्रेशर में तो उन पर बहुत जल्दी प्रेशर बनेगा, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन तो है कि उन्हें कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है। देखिए अली अमीन गंडापुर साहब और सुहेल आफरीदी साहब को अगर मुआवजा करें ना तो मेरा ख्याल में तो सुहेल आफरीदी साहब की जो पोजीशन है वो ज़्यादा ख़राब है। मैं वाई एम आई सेइंग दिस, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो फिर भी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए तैयार थे। एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात कर लेती थी, उनको थोड़ी बहुत स्पेस दे भी देती थी और उनके काम भी हो जाते थे। सुहेल आफरीदी साहब का केस जो है वो गंडापुर से ज़्यादा मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी के कारकुनों के अंदर तो बेशक वो बहुत फेमस हो, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट जो है ये समझती है कि इनके साथ किसी किस्म का वर्किंग रिलेशन नहीं हो सकता। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो तो समझते हैं कि ये रोड ब्लॉक है, हमारे अगर कोई मामला होने भी हैं तो सुहेल आफरीदी साहब उसको आके रोक देंगे। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और सुहेल आफरीदी साहब के लिए जो एक्चुअली ख्वाहिशात का, उम्मीदों का जो पहाड़ खड़ा किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, मेरे ख्याल में सुहेल आफरीदी साहब को भी इस बात का पता है कि अगर मैंने कोई कॉल दी भी, जो कि वो देने से कतरा रहे हैं, कोई डेट अनाउंस नहीं कर रहे, कोई अल्टीमेटम्स नहीं दे रहे, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि उनको इस बात का आइडिया है कि सोशल मीडिया पे तो ये तमाम कारकुन आपको बहुत एक्टिव नजर आएंगे, लेकिन जब मैंने सड़क के ऊपर इनको बुलाया और सड़क के ऊपर इनको मैंने कहा कि जनाब आइए इस्लामाबाद का मार्च करते हैं और वहां पे जाके हमने इतने दिन का धरना देना है, तो उनको खुद इस बात का यकीन नहीं है कि कितना कारकुन एक्चुअली उनके साथ आके वहां पे बैठेगा और वो मुश्किल हालात जो है वो सहने के लिए तैयार होगा। और जब आप मिले तो आपको ये नजर आया कि एक वर्किंग रिलेशनशिप बहरहाल वो चाहते हैं, उनसे सवाल वो उनका तसादुम नहीं चाहता, मैं ज़ाहिर मज़ाहमत में चाहता हूँ, रास्ता निकालना चाहता हूँ, आपको लगता है वो एक वर्किंग रिलेशनशिप बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट के साथ कायम करना चाहते हैं, या फिर जो पहली तकरीर थी उसके मुकाबले में वज़ीर आला बनने के बाद एक्सपीरियंस के साथ वो चाहते हैं कि वज़ारत आला भी चले, सूबे के काम भी हों, मगर साथ साथ इमरान खान साहब के लिए मज़ाहमत भी हो? मैंने शाहजेब एक्चुअली उनसे ये क्वेश्चन किया था, मैंने कहा जी अली अमीन गंडापुर साहब की तो माजी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकातें हो चुकी हैं, आप भी एक चीफ मिनिस्टर हैं, ऑब्वियसली हो सकता है कि किसी मौके के ऊपर आपका भी उनके सामने आमना सामना हो, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप उनसे क्या गुफ्तगू करेंगे, क्या अपनी कौन सी विश लिस्ट उनके सामने आप रखेंगे? तो उस वक्त उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं अपने सूबे के मसाइल जो है मैं उनके सामने रखूंगा। तो मेरे लिए हैरानगी थी, क्योंकि मैं समझा कि शायद वो इमरान खान साहब के बारे में बात करना चाहेंगे या मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस एक सियासी प्रॉब्लम्स में से गुजर रही है शायद उसे डिस्कस करना चाहेंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं ये मैं उनसे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने सूबे के मसाइल डिस्कस करूंगा। और दूसरी बात यह कि मुझे फील हुआ कि इस मरतबा वो अपने अल्फाज को बड़े चुन चुन के एहतियात के साथ जो है वो अदा कर रहे थे। आमतौर पर शुरू में जिस तरह उनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक बड़ा रफ रिलेशनशिप जो है वो शुरू हुआ, मैं समझ रहा था कि शायद वो ज्यादा हार्श लैंग्वेज यूज करेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा अल्फाज का चुनाव जो है बड़ा मोहतात रखा। और मेरा ख्याल में शायद इसकी वजह यह है कि अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता खुद भी ग्राउंड रियलिटी का आइडिया हो रहा है कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपना किसी किस्म का वर्किंग रिलेशन बनाना पड़ेगा, मैं हेड ऑन कोलिशन जो है हर वक्त नहीं कर सकता, इससे चीफ मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है किसी भी सूबे का वो अपने काम नहीं करवा सकेगा। बहुत शुक्रिया मुस्बत अज़िया, आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। स्टॉक मार्केट हर हफ्ते में एक नया रिकॉर्ड बना रही है, रिकॉर्ड के साथ इस साल में बंद होने जा रही है, कहाँ जा रही है बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टॉक मार्केट ने एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है और KSE 100 इंडेक्स 576 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,74,472 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। वजीर खजाना के एडवाइज़र खुर्रम शहजाद ने कल एक पोस्ट में लिखा कि जनवरी 2025 से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने डॉलर टर्म्स में 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और इस हवाले से पाकिस्तानी मार्केट एशिया की बेहतरीन मार्केट्स में से एक रही, जबकि मार्केट में इन्वेस्टर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 18 माह में
स्टॉक इन्वेस्टर्स 1,20,000 अफराद के इजाफे के साथ 4,50,000 से तजावुज कर गए हैं, जबकि वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक इस माली साल की पहली छमाही में मईशत में 3.71% की तरक्की देखी गई है, जबकि गुज़िश्ता माली साल की पहली छमाही में 1.56% की तरक्की देखी गई थी। एहसन इकबाल के मुताबिक इसमें अहम बात इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो पहली छमाही में 9.38% रही, जबकि जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 21% की ग्रोथ देखी गई है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के CEO मोहम्मद सुहेल साहब। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सुहेल साहब, एग्जैक्टली क्या ऐसी चीज है जो मार्केट को इतना ड्राइव कर रही है? कुछ अर्सा पहले 1 लाख का लेवल था, जब क्रॉस किया तो था कि शायद मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब 1,74,000 क्रॉस कर जाना, क्या चीज मार्केट को ड्राइव कर रही है? थैंक यू शाहिद भाई। देखें, जून 2023 से लेकर अभी तक 2.5 साल में तो जो सबसे बड़ी रीजन था वो ये था कि मार्केट्स ने ओवर रिएक्ट कर लिया था, या मार्केट को फेयर था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, तो प्राइस अर्निंग रेशियो 3 से कम हो गया था। तो मार्केट जो है अब अपने एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो तकरीबन 7-8 के करीब आ गई है। और पिछले कोई 4-6 माह से जो फैक्टर मार्केट को ड्राइव कर रहा है वो है लिक्विडिटी, यानी लोगों के पास बहुत ज़्यादा कैश है और एवेन्यूज नहीं है, स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट 22 से 10.5% हो गए हैं, स्पेशली जब करेंसी स्टेबल है, तो लोग अपने बिजनेसेस में, इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। दूसरे जो एवेन्यूज हैं, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो प्राइस बॉन्ड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो दुबई हो, वो भी काफ़ी वहाँ भी परेशानियां हैं, इश्यूज हैं। तो पिछले 4-6 माह से बिलखुसूस जो लिक्विडिटी है ये मार्केट को ड्राइव कर रही है, और यही रीजन है कि मार्केट तीसरे साल 2025 में बढ़ रही है कंसेक्यूटिव, और 52% तक इस साल बढ़ चुकी है। वैसे ये बताएगा कि आमतौर पर जब स्टॉक मार्केट बढ़ने के बाद ये नजर आता था कि दूसरे एवेन्यूज में पैसा जाता था, तो इस दफा वजह क्या है? क्या डॉलर की अवेलेबिलिटी मसला है मार्केट में, या फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन कि डॉलर रुपए के मुकाबले में नहीं बढ़ेगा? प्रॉपर्टी में क्या रेगुलेशंस मसला है, कोई और मसला है, क्या हुआ है? देखिए, डॉलर में दोनों रीजन है। एक तो इतना ज्यादा डॉलर में अवेलेबिलिटी नहीं है और डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, प्लस लोगों को लग भी नहीं रहा कि कोई डॉलर यहाँ से 20-25% रिटर्न दे जाएगा। प्रॉपर्टी बहुत अंडर वैल्यू रही है 2017 से लेकर अब तक। पिछले साल हमारे एनालिसिस के हिसाब से कुछ पॉश एरिया में कोई 20% तक की बेहतरी आई है, मगर वहाँ पे जिस तरह टैक्सेस लगाए गए हैं, प्लॉट्स पे विदहोल्डिंग टैक्स लगाए गए हैं, इसलिए ज्यादा पैसा जो पहले प्रॉपर्टी में भी जाता था वो स्टॉक मार्केट में आ रहा है। तो मगर लग रहा है, जो भी नंबर्स अपने बताए फर्स्ट क्वार्टर के, जिसमें कंस्ट्रक्शन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट अब लग रहा है कि ग्रेजुअली ये जो पैसा स्टॉक मार्केट का है ये रियल एस्टेट में और इंडस्ट्री में अगले साल जाना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर कहा जा सकता है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनली प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल होता था उस पर मार्केट आई है, कि एज ऑफ नाउ एवेन्यूज ना होने की वजह से मार्केट ज़्यादा बढ़ गई है, और जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो इतना अच्छे नहीं है जितना मार्केट बढ़ गई है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले साल के शुरू में हमारी जो तवक्कुआत थी उससे तो ज़्यादा बढ़ी है, मगर इकोनॉमिक हालात भी तवक्कुआत से बेहतर हो गए हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि दिसंबर तक पीआईए प्राइवेटाइज हो जाएगा। 1 साल पहले हमें उम्मीद नहीं थी कि पावर सेक्टर सर्कुलर डेट रिजॉल्व हो जाएगा। 1 साल पहले हमें उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल ताल्लुकात बिलखुसूस अमेरिका से इतने अच्छे हो जाएंगे। तो चूंकि हालात पिछले 1 साल में तवक्कुआत से बेहतर हुए, तो इंडेक्स भी तवक्कुआत से ज्यादा बढ़ा है। मगर अब आपका कहना सही है कि हम एवरेज पे आ गए हैं, तो यहाँ से जो मार्केट को बढ़ाएगा वो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगी या लिक्विडिटी होगी, वो बढ़ाएगी। वैल्यूएशन का जो गैप था वो काफी हद तक फिल हो गया है। मतलब, और पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हुई, मगर आपको लगता है कि कोई संजीदगी इसके अलावा भी नजर आ रही है हुकूमत में रिफॉर्म्स के लिए? जब हुकूमत बार बार कहती है, लफ्ज़ तो बार बार कहा जाता है कि जी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम जाना चाहते हैं, ना कि बूम एंड बस्ट साइकिल की तरफ जाना चाहते हैं, ये जो जुमला है, ये जो कमिटमेंट है, ये प्रैक्टिकली भी नजर आ रही है आपको? नहीं, नजर आ रही है। मुझे 20-25 साल में पहली दफा एहसास हो रहा है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है या स्टेट बैंक है, या जो स्टैब्लिशमेंट है उनसे भी जो भी रवाबित होते हैं, उनसे लग रहा है कि वो शायद 4-4.5% की 3 साल ग्रोथ देख से खुश होंगे, रादर देन 6%, 2% और फिर हम डिफॉल्ट की तरफ जाएं।
और हमें यही देखने में आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट को भी ज़्यादा रखा जा रहा है, करेंसी को भी इसी हिसाब से मैनेज किया जा रहा है। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि ग्रेजुअल इंक्लूसिव ग्रोथ हो। और जहाँ तक आपने रिफॉर्म्स की बात की, देखिए ये 19 साल के बाद एक बहुत बड़ा एसेट प्राइवेटाइज हो जाना, ये बज़ाहिर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इतना बड़ा पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है, वो रिजॉल्व हो गया, ये भी मेरा ख्याल में एक बड़ी डेवलपमेंट है। और तीसरा मैंने जो आपको बताया कि ये जो अमेरिका से ताल्लुकात हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट रेकोडिक की और दूसरी पाइपलाइन में है, उससे भी थोड़ा सा लोगों में ऑप्टिमिज्म है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी नए रिकॉर्ड बना रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।